अक्सर जब किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात आती है ना, तो वहाँ एक कमाल की सटीकता होती है। जैसे अगर किसी की हड्डी टूटी है, एक्सरे निकाला और उस सफ़ेद काले चित्र में एक साफ लाइन दिख जाती है, डॉक्टर तुरंत उस पर पॉइंट करके कहता है कि देखिए ये रही प्रॉब्लम। हाँ, वो एकदम बाइनरी होता है, या तो हड्डी टूटी है या फिर नहीं टूटी। और ऐसी क्लैरिटी ना एक सुकून देती है, क्योंकि हमारा दिमाग हर चीज को ऐसे साफ कैटेगरीज में बांटता हुआ देखना पसंद करता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम बैंकिंग या लेंडिंग की दुनिया में एक कदम रखते हैं, तो अचानक वो एक्सरे मशीन जैसे खराब हो जाती है। ये डायग्नोस्टिक लैंडस्केप ना सच में काफी धुंधला हो जाता है, खासतौर पे जब बड़े लोन्स या एनपीए की बात आती है, जिसको हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मान लेते हैं, राइट? एकदम सही। अगर कोई हजारों करोड़ रुपए उधार दे रहा है तो मैथमेटिकली कुछ हिस्सा डूबेगा ही। ये वही मडी डायग्नोस्टिक वाटर्स हैं जिनकी आप बात कर रही थी। हाँ, और यही धुंधलापन इस गहरी चर्चा को इतना हैरानंगेज बनाता है। आज Q1 FY27 की अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और स्क्रीनर एनालिसिस को देखते हुए हम SG फिनसर्व नाम की एक NFBC की बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजी का विश्लेषण कर रहे हैं। और जब इन डॉक्यूमेंट्स को देखा जाता है तो उम्मीद यही होती है कि कोई बड़ा छुपा हुआ रिस्क दिखेगा। पर वहाँ आंकड़े सच में चौंकाने न ले थे। इनका लोन बुक 82% साल दर साल बढ़कर लगभग 4,552 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 119% बढ़ गया है। लेकिन इनका एनपीए मतलब उनका रिस्क बिल्कुल जीरो है, एकदम साफ एक्सरे। इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ना और रिस्क जीरो होना, ये तो फाइनेंशियल फिजिक्स के नियमों के खिलाफ लगता है। पहली नजर में असाधारण लगता जरूर है, वही ना। लेकिन देखिए इसमें कोई जादू नहीं है, बल्कि उनकी सप्लाई चेन फाइनेंसिंग पर एक बेहद फोकस स्ट्रैटेजी का नतीजा है। आज हम यही समझेंगे कि आखिर सस्टेनेबल यानी टिकाऊ बिजनेस स्केलिंग काम कैसे करती है। उनका बिजनेस मॉडल समझने के लिए पहले इस बात पर गौर करना होगा कि वो अपना कस्टमर बेस बढ़ा कैसे रहे हैं। तो चलिए इस डीपनिंग एंड वाइडनिंग कॉन्सेप्ट को थोड़ा खोलते हैं। इन शुरुआती आंकड़ों के बाद मुझे एक छोटी सी थ्योरी समझ आई है। पहले अगर डीपनिंग की बात करें तो मुझे ये खेती से ज्यादा एक टेक इकोसिस्टम जैसा लगता है। टेक इकोसिस्टम, अच्छा, जैसे एप्पल वाला मॉडल। हाँ, वही। जैसे एप्पल पहले एक ही कस्टमर को आईफोन बेचता है, फिर एयरपॉड्स, फिर मैक। अब एसजी फिनसर्व के पास आज 52 एंकर मैंडेट्स हैं, जैसे एपीएल अपोलो, टाटा स्टील वगैरह। तो क्या डीपनिंग का मतलब उन्हीं एंकर्स के नेटवर्क में नए प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल करना है, यानी एक ही पाइपलाइन को पूरी तरह निचोड़ लेना? आपका डिटेक्शन बिल्कुल सही दिशा में है, पर इसके मैकेनिक्स थोड़े और गहरे हैं। डीपनिंग का असल मतलब है सप्लाई चेन के हर टियर में घुसना। जब एसजी फिनसर्व किसी बड़ी कंपनी या एंकर के साथ जुड़ती है तो वो सिर्फ उस कंपनी को लोन नहीं देती, तो वो उनके आगे के नेटवर्क में जाते हैं। बिल्कुल, वो उस एंकर के उन डीलर्स को ढूंढते हैं जो छोटे शहरों में बैठे हैं। फिर उन डीलर्स के नीचे जो सब डीलर्स हैं उन्हें भी ऑनबोर्ड करते हैं, यानी नेटवर्क के अंदर नेटवर्क बनाना। अच्छा, एक ही एंकर के छाते के नीचे सभी लेयर्स को फाइनेंशियल सॉल्यूशंस देना। सही पकड़ा। इससे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट लगभग जीरो हो जाती है, क्योंकि एंकर खुद ही उन डीलर्स को रेफर करता है। ओके, तो डीपनिंग का मतलब हुआ एक ही बड़ी मछली के साथ जुड़ी सारी छोटी मछलियों को अपने नेट में लाना। फिर वाइडनिंग का क्या रोल हुआ इसमें? क्योंकि अगर सिर्फ डीपनिंग पर ध्यान दिया तो बिजनेस तो एक ही सेक्टर पर ज्यादा निर्भर हो जाएगा ना, जो कि पहले था भी। एक समय पर इनकी अपने पेरेंट ग्रुप एपीएल अपोलो पर 100% निर्भरता थी। राइट। और यहीं पर वाइडनिंग एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम आती है, जो उस कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को खत्म करती है। वाइडनिंग का मतलब है पूरे नए इकोसिस्टम्स की तलाश करना, नए एंकर्स जोड़ना, नई ज्योग्राफीज में जाना। जैसे आज उनकी मौजूदगी 30 अलग-अलग लोकेशंस में हो चुकी है। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? एपीएल अपोलो वाली निर्भरता कम हुई। बहुत हद तक। आज एपीएल अपोलो ग्रुप से उनका बिजनेस घटकर टोटल पोर्टफोलियो का सिर्फ 1/3 रह गया है। बाकी 2/3 बिजनेस टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू और ऐसी नई कंपनियों से आ रहा है। यानी अगर कल को किसी एक एंकर की सप्लाई चेन में दिक्कत आई तो इनकी गाड़ी नहीं रुकेगी। लेकिन यहाँ पर मुझे एक मैथ थोड़ा अजीब लग रहा है। कैसा मैथ? देखिए, अगर वाइडनिंग के जरिए नए एंकर जुड़ रहे हैं और बिजनेस 82% की मैसिव स्पीड से भाग रहा है, तो मैनेजमेंट ने आने वाले 3-4 सालों के लिए 25 से 30% ग्रोथ का ही कैप क्यों लगाया है?
ये बहुत ही वैलिड ऑब्जर्वेशन है। मतलब अगर आपकी गाड़ी 82 की स्पीड से हाईवे पर चल सकती है तो ड्राइवर उसको जानबूझकर 25 पर क्यों रोकेगा? ये सवाल इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसका जवाब दरअसल उनकी एनपीएस स्ट्रैटेजी के कोर में छुपा है। देखिए, लेंडिंग बिजनेस का एक कड़वा सच होता है। वो क्या? जब कोई कंपनी लगातार 40 या 50% की ग्रोथ चेस करती है ना, तो कैपिटल डिप्लॉय करने का एक भयंकर प्रेशर बन जाता है। सेल्स टीम को अपने टारगेट्स पूरे करने होते हैं और इस प्रेशर में अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज होने लगते हैं। मतलब ऐसे एमएसएमईज को लोन मिलने लगता होगा जिनकी बैलेंस शीट शायद उतनी मजबूत नहीं है। एकदम सही। और वहीं से एनपीए आना शुरू होता है। मैनेजमेंट का नंबर 1 नॉन नेगोशिएबल प्रायोरिटी है 0 एनपीए स्टेटस को बनाए रखना। तो वॉल्यूम चेस करने के चक्कर में क्वालिटी खराब नहीं करनी है। बिल्कुल। 25 से 30% एक ऐसी सस्टेनेबल रफ्तार है जहां वो चुन कर सिर्फ सबसे प्रीमियम और सुरक्षित अकाउंट्स को ही फाइनेंस करते हैं। उन्हें हर दरवाजे पर जाकर लोन बांटने की जरूरत नहीं है। और इस कंजर्वेटिव स्केलिंग से प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या असर पड़ता है? इसका सबसे बड़ा मैथमेटिकल फायदा वहीं झलकता है। उनका रिटर्न ऑन एसेट्स यानी रोए करीब 5.1% पर खड़ा है। वेट, 5.1% रोए? फाइनेंशियल सेक्टर में तो आमतौर पर अच्छी एनबीएफसीज या बैंक्स 1.5 से 2% रोए पर ही बहुत खुश हो जाते हैं। ये तो लगभग 3 गुना ज्यादा है। यही तो नील एनपीए का असली मैथ है। जब बैलेंस शीट पर खराब लोन्स नहीं होते तो उनके नुकसान के लिए पैसा अलग से नहीं रखना पड़ता, यानी प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ती। और जब प्रोविजनिंग नहीं होती तो कमाया गया हर एक रुपया सीधा बॉटम लाइन यानी मुनाफे में जुड़ जाता है। सही कहा। इसलिए एग्रेसिव 80% ग्रोथ करके 2% रॉय कमाने से कहीं बेहतर है कि 25% की सस्टेनेबल ग्रोथ की जाए और 5.5% का रॉय कमाया जाए। शेयर होल्डर वैल्यू ऐसे ही बनती है लंबे समय में। ये लॉजिक तो काफी सॉलिड है, लेकिन एक बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ खराब लोन्स ना होने पर तो निर्भर नहीं करती ना। अंदरूनी ऑपरेशन कॉस्ट्स भी होती हैं। जब मैंने इनका ओपेक्स यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखा तो मैं सच्ची में हैरान रह गई। सिर्फ 84 लोग इनका पूरा बिजनेस चला रहे हैं। हाँ, सुनने में अजीब लगता है पर ये आंकड़ा बिल्कुल सच है। एक थोड़े बड़े रेस्टोरेंट या शोरूम में इससे ज्यादा स्टाफ मिल जाएगा और ये 84 लोग मिलकर 4,552 करोड़ का पोर्टफोलियो और 30 लोकेशंस मैनेज कर रहे हैं। इनका टोटल ओपेक्स लोन बुक का सिर्फ 1% है। ये मैथमेटिकली और लॉजिस्टिकली कैसे पॉसिबल है? ट्रेडिशनल बैंकिंग माइंडसेट से सोचेंगे तो ये सच में हजम नहीं होगा। ट्रेडिशनल मॉडल में अगर लोन बुक डबल करनी है तो नई ब्रांचेस खुलनी पड़ती हैं, नई सेल्स टीम्स हायर करनी पड़ती हैं। तो इनका ऑपरेशन इतना लीन कैसे है? क्योंकि एसजी फिनसर्व एक ट्रेडिशनल एनबीएफसी है ही नहीं, ये एक टेक्नोलॉजी फर्स्ट कंपनी है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंसानों पर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर पे स्केल होता है। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। इस लीन ऑपरेशन का एक्चुअल मैकेनिज्म काम कैसे करता है? 1% ऑपेक्स मेंटेन करने के पीछे की मशीनरी क्या है? इसका कोर है एपीआई इंटीग्रेशंस और ऑटोमेटेड अंडरराइटिंग। क्योंकि ये लोग सप्लाई चेन फाइनेंस में हैं, इनका टेक स्टैक सीधे उन बड़ी एंकर कंपनियों के ईआरपी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए टाटा स्टील के सिस्टम के साथ। तो जब एंकर का कोई डीलर इनवॉइस जनरेट करता होगा, वो डेटा इनको रियल टाइम में मिल जाता है। बिल्कुल। और इनका एल्गोरिदम डीलर की पास्ट हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर और ट्रांजैक्शन पैटर्न को इंस्टेंटली एनालाइज करके लोन अप्रूव या रिजेक्ट कर देता है। इस पूरे प्रोसेस में ह्यूमन इंटरवेंशन या लंबे पेपरवर्क की कोई जरूरत ही नहीं होती। अब कड़ियां जुड़ रही हैं। कस्टमर एक्विजिशन से लेकर डिसबर्सल तक सब बैकएंड पर ऑटोमेट हो चुका है। इसलिए जब पोर्टफोलियो 2000 करोड़ से बढ़कर 4500 करोड़ हुआ तो उन्हें 50 नए लोग नहीं हायर करने पड़े। सही बात है। बस एक सर्वर की कैपेसिटी बढ़ाई होगी, फिक्स कॉस्ट वही रही पर रेवेन्यू बढ़ गया। और इस वजह से वो 1% ऑपेक्स का जादू चल पाता है जो उनके आरओए को और पुश करता है। कमाल का सिस्टम है। पर एक चीज हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। अंदरूनी सिस्टम कितने भी अच्छे हों, बाहरी दुनिया के शॉक्स को कोई रोक नहीं सकता, खास करके जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी। ये सच में एक बड़ा मुद्दा है। जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता जैसे ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावट या वॉर्स, एमएसएमई सेक्टर ऐसे झटकों से सबसे पहले प्रभावित होता है। बिल्कुल। जब मार्केट में डर का माहौल होता है तो एमएसएमईज बल्क में कच्चा माल खरीदना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कल डिमांड ना आई तो माल फंस जाएगा। हाँ, और जब वो खरीदारी कम करेंगे तो जाहिर है उनकी वर्किंग कैपिटल की जरूरत भी कम हो जाएगी। लॉजिकली देखा जाए तो एसजी फिनसर्व की लोन बुक ग्रोथ पर इसका बड़ा नेगेटिव असर पड़ना चाहिए था। पर ऐसा नहीं हुआ ना। यहाँ मैनेजमेंट ने बहुत चतुराई दिखाई।
उन्होंने इस डिमांड ड्रॉप की भरपाई एक नए प्रोडक्ट के जरिए की, जो कि फैक्टरिंग है। ये उनकी एजिलिटी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लगता है मुझे। उन्हें समझ आ गया था कि सिर्फ ट्रेडिशनल चैनल फाइनेंस के भरोसे रहना खतरनाक हो सकता है। वहां ऑटो सेक्टर जैसी मैच्योर इंडस्ट्रीज में बैंक्स ने कंपटीशन इतना बढ़ा दिया है कि मार्जिन्स बिल्कुल दब गए हैं। इसलिए उन्होंने फैक्टरिंग पर फोकस शिफ्ट किया। चलिए इस फैक्टरिंग वाले मैकेनिज्म को थोड़ा अनपैक करते हैं। मैं श्योर हूँ कई लोगों को लगता होगा ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं। ट्रेडिशनल फाइनेंस में तो एंकर बीच में होता है, तो फैक्टरिंग बेसिकली इनवॉइस डिस्काउंट करके खरीदना हुआ ना, आईओयू को वक्त से पहले कैश में बदल देना। थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। मान लीजिए एक एमएसएमई है जो हॉस्पिटल बेड्स बनाती है। उसने एक बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को 100 बेड्स सप्लाई किए। हॉस्पिटल ने बोला कि हम 90 डेज बाद पेमेंट करेंगे। पर उस एमएसएमई को तो अपने मजदूरों को आज ही सैलरी देनी है, नया माल खरीदना है। सही बात। उसके पास पैसा नहीं है, बस एक 90 दिन बाद का इनवॉइस है। अगर वो बैंक जाएगा तो बैंक उससे कोलैटरल मांगेगा, जमीन के कागज मांगेगा लोन देने के लिए। और वहीं एसजी फिनसर्व पिक्चर में आता है। हाँ, वो उस एमएसएमई से कहता है कि हम इस हॉस्पिटल की क्रेडिट रेटिंग जानते हैं, हम ये इनवॉइस आज ही 2% डिस्काउंट पर खरीद लेते हैं। एमएसएमई को तुरंत कैश मिल गया, उसका धंधा चल पड़ा, और 90 दिन बाद एसजी फिनसर्व उस हॉस्पिटल से पूरा पैसा वसूल कर लेगा। ये फैक्टरिंग है। ये तो सच में एक विन विन वाला सीन लग रहा है। पर मैंने सोर्सेज में पढ़ा कि इसमें भी दो अलग अलग मॉडल हैं, ट्रेड्स और बाइलैटरल फैक्टरिंग। इन दोनों में क्या अंतर है और एसजी फिनसर्व की स्ट्रैटेजी किस पर केंद्रित है? देखिए, ट्रेड्स सरकार का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसमें 4 पार्टीज होती हैं: खरीदार, बेचने वाला, फाइनेंसर और वो प्लेटफॉर्म खुद। ये एक मंडी जैसा है, यहाँ सभी फाइनेंसेस एक ही इनवॉइस पर बिड करते हैं। इससे एमएसएमई को तो सस्ता रेट मिल जाता है, पर फाइनेंसर का मार्जिन बिल्कुल दब जाता है। ओह, तो एसजी फिनसर्व इस ट्रेड्स वाली भीड़ में मार्जिन नहीं खोना चाहता। नहीं, वो लोग बायलैटरल फैक्टरिंग पर ध्यान दे रहे हैं। ये एक डायरेक्ट 3 पार्टी अरेंजमेंट है: खरीदार, बेचने वाला और एसजी फिनसर्व। कोई चौथी पार्टी नहीं, कोई बिडिंग वॉर नहीं। इससे उनका मार्जिन काफी बेहतर रहता है और प्रोसेस भी फास्ट होता है। और मार्केट अपॉर्चुनिटी के आंकड़े तो और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। सोर्सेज कहती हैं कि देश में टॉप 1000 कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट पर करीब 25 लाख करोड़ के ट्रेड रिसीवेबल्स मौजूद हैं। यानी 25 लाख करोड़ का एक पूरा समुंदर फैक्टरिंग के लिए खुला है। और सबसे बड़ा शॉकर ये है कि देश के 1% से भी कम बैंक्स और एनबीएफसीज ये सुविधा दे रहे हैं। यही इनका सबसे बड़ा कंपैरेटिव एज है। इस नीचे मार्केट में घुसकर वो ना सिर्फ अपना रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, बल्कि किसी एक सेक्टर की वॉलेटिलिटी से भी बच रहे हैं। एकदम। कल को अगर स्टील इंडस्ट्री डाउन गई तो उनका हॉस्पिटल या एफएमजीजी वाला फैक्टरिंग बिजनेस उन्हें संभाल लेगा। यही उनका सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल सेफगार्ड है। तो इन सबको जोड़कर अगर भविष्य की तरफ देखा जाए, 0 एनपीए की जिद, 1% ऑपेक्स का टेक जादू, फैक्टरिंग का मौका और वाइडनिंग, इन सब के आधार पर इनका 2030 का रोड मैप क्या कहता है? टारगेट है 10,000 करोड़ की लोन बुक क्रॉस करना, और सबसे दिलचस्प बात, बिना नया इक्विटी रेज किए। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इसका लॉजिक उनके लेवरेज मैथ में है। बिना मार्केट से नया पैसा उठाए एयूएम को लगभग दुगना कैसे करेंगे ये लोग? अभी इनका लेवरेज रेशियो लगभग 2.2x है। यानी उनकी जितनी नेटवर्थ है उसका दुगना पैसा उन्होंने मार्केट से उठाकर आगे उधार दिया है। रोड मैप इस लेवरेज को धीरे धीरे 3x तक ले जाने का है। समझ गए। क्योंकि वो 5.1% रोआ बना रहे हैं, उनकी अपनी पूंजी मुनाफे के साथ लगातार बढ़ रही है। उस बढ़ती हुई पूंजी पर जब 3x लेवरेज लगेगा तो 10,000 करोड़ तक आराम से पहुंच जाएंगे। एग्जैक्टली। जब इक्विटी सेम रहेगी और मुनाफा बढ़ेगा तो रिटर्न ऑन इक्विटी एक्सपैंड होगा, जो शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू बढ़ाएगा। पर इसके अलावा वो नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी खोल रहे हैं, जैसे एसजी इंश्योरेंस ब्रोकर्स नाम की एक सब्सिडियरी। वेट, इंश्योरेंस? पर इनकी पूरी फिलॉसफी तो नील रिस्क और 0 एनपीए की है। इंश्योरेंस में तो क्लेम आने का रिस्क हमेशा रहता है ना? ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लग रहा? यहां आपको एक बहुत जरूरी न्यूआंस समझना होगा। वो लोग अंडरराइटिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। यानी वो खुद बीमा कंपनी नहीं बन रही है जो अपनी जेब से क्लेम देगी। और सब्सिडियरीज का नाम ब्रोकर्स है तो वो सिर्फ ब्रोकिंग करेंगे। सही पकड़ा। इनके पास एमएसएमईज का इतना विशाल इकोसिस्टम पहले से तैयार है। यह इंश्योरेंस ब्रोकिंग उस कैप्टिव इकोसिस्टम में सिर्फ फी बेस्ड क्रॉस सेलिंग के लिए बनाई गई है। ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस या फैक्ट्री का फायर इंश्योरेंस बेचकर कमीशन कमाएंगे। इसमें उनकी बैलेंस शीट पर रिस्क 0 रहेगा। ये एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 0 रखते हुए एग्जिस्टिंग नेटवर्क को मैक्सिमाइज कैसे किया जाता है।
डीपनिंग का एक और शानदार उदाहरण। और रोडमैप का आखिरी बड़ा हिस्सा है गिफ्ट सिटी में एक्सपेंशन। इसके पीछे क्या सोच है? GIFT सिटी गुजरात में एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी है। वहाँ एक्सपैंड करने का सीधा सा मकसद है इंटरनेशनल सप्लाई चेन और फैक्टरिंग मार्केट को टारगेट करना। जो भारत की MSMEs बाहर माल एक्सपोर्ट करती हैं या इंपोर्ट करती हैं, उनके बिल्स को फाइनेंस करना। तो इंश्योरेंस ब्रोकिंग और GIFT सिटी दोनों इस बात का प्रमाण है कि कंपनी अब सिर्फ एक डोमेस्टिक सप्लाई चेन फाइनेंसियर नहीं रहना चाहती। एकदम, वो एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पूरी गहरी चर्चा को समेटते हुए देखा जाए तो SG फिनसर्व की ग्रोथ स्टोरी कई फाइनेंशियल मिथ्स को तोड़ती है। हमने देखा कि कैसे उनकी डीपनिंग एंड वाइडनिंग स्ट्रैटेजी उन्हें एक ही इकोसिस्टम में गहराई तक जाने में मदद करती है। हमने उनके टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को समझा जो 84 लोगों की टीम से 1% OPEX मेंटेन करता है। और उस 25 लाख करोड़ के फैक्टरिंग मार्केट की भी बात की जिसने उन्हें जियोपॉलिटिकल शॉक से बचाया। बिल्कुल। और आखिर में बिना इक्विटी डाइल्यूट किए 10,000 करोड़ तक पहुंचने का रोड मैप देखा, और ये सब एक 25% की स्पीड लिमिट के साथ, ताकि उनका एक्सरे बिल्कुल साफ रहे, यानी NPA 0 रहे। और इसी के साथ उनका 300 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नया लॉन्ग टर्म टारगेट भी इन्हीं फंडामेंटल पिलर्स पर खड़ा है। ये दिखाता है कि अगर ग्रोथ और रिस्क को दूरदृष्टि के साथ बैलेंस किया जाए तो आक्रामक होने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस सब के बावजूद एक बड़ा सवाल हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए। एक डोमेस्टिक अच्छे तरह समझे जाने वाले सप्लाई चेन मार्केट में उन्होंने ये 0 NPA का रिकॉर्ड कायम किया है, लेकिन जब वो गिफ्ट सिटी के जरिए इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर कदम रखेंगे, जहां ग्लोबल करेंसी रिस्क और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, वहां रिस्क प्रोफाइल सच में बिल्कुल बदल जाता है। तो क्या उस नई और अनिश्चित दुनिया में भी उनका ये नील NPA का रिकॉर्ड वैसा ही बरकरार रह पाएगा, या फिर इंटरनेशनल एक्सपेंशन एक ऐसी दोहरी धार वाली तलवार साबित होगी जो इस परफेक्ट एक्सरे पर पहला दाग लगा देगी? ये एक ऐसी पहेली है जिस पर मार्केट को और हम सबको आने वाले वक्त में गहराई से नजर रखनी होगी।